असर, यहाँ इस बार असर खास है क्योंकि चुनावों का मौसम है। हमारे साथ हमेशा की तरह आमिर खान और सत्यमेव जयते के डायरेक्टर सत्यजीत भटकल और को डायरेक्टर स्वाति भटकल मौजूद हैं। आमिर, रिस्पांस तो बहुत जबरदस्त आ रहा है इस वाले एपिसोड का भी, और खासकर शायद इसलिए भी क्योंकि लोगों को अब चुनना है, तो इससे उम्मीद बढ़ रही है आपकी कि लोग शायद इस बात पर ध्यान दें इस बार? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि मैं कहूँगा सबको वोट देना चाहिए, सबसे पहले तो ये, और दूसरा ये कि सोच समझ के दें कि हम किसको चुन रहे हैं। हम उन लोगों को चुनने जा रहे हैं जो हमारे कानून बनाएंगे, जो हमारे कानून में तब्दीलियाँ लाएंगे, और ऐसे उम्मीदवार को न चुनें जिसके खिलाफ संगीन आरोप हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं जिनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग जो हैं हमारे कानून बनाएंगे, तो ये बड़ी दुख की बात है। हमारे साथ हर बड़ी पार्टी के बड़े नेता जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से अभिषेक मीनू सिंघवी साहब जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब होंगे, आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया साहब होंगे, खुद इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे साथ होंगे। 34,56,000 लोग जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, राजनीति से दागी दूर रहे इस एपिसोड को। 34,56,000। जी हाँ, ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को कह रहे हैं कि वो अपने समर्थन दें इस विषय पर, और बड़ी भारी मात्रा में हमें समर्थन आया है। और हमारी वेबसाइट पर भी सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो इलेक्शंस हों वो कम से कम साफ हों, और हमारे पार्लियामेंट में, हमारे असेंबलीज में दागी नेता ना हो। ये तो हर इंसान चाहता है। तो क्या था ये एपिसोड और ये रिस्पांस 34,56,000 और जो बढ़ता जा रहा है, जैसा आमिर कह रहे हैं, वो किस बात पर आ रहा है वो देखिए। हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश करते हैं कि वो दागी उम्मीदवारों को टिकट ना दें, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी ऐसा करती हैं तो हमें ये कसम खानी है कि हम उन्हें अपना वोट नहीं देंगे। चुनाव से ठीक पहले आमिर ने सत्यमेव जयते के आखिरी एपिसोड में सही प्रत्याशी को जिताने की सलाह दी। इस एपिसोड में एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हवाले से बताया गया कि लोकसभा में अभी 162 ऐसे सांसद हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। लोकसभा में एमपी हैं जी, उनमें से 162 यानी कि 30% जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस अदालतों में चल रहे हैं इस वक्त। 2004 की जो लोकसभा थी उसमें 129 थे जी, लेकिन 2009 में 162 हो गए। तो ये संख्या पिछले 5 साल में बढ़ी है। अब लोकसभा में आपराधिक छवि वाले नेताओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई गई, और ये भी पता चला कि लगभग हर छोटी बड़ी पार्टियों के सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। बीजेपी में 38%, कांग्रेस में 21%, शिवसेना में 82%, जनता दल यूनाइटेड में 40%, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनका 100%। इनमें 76 सांसदों के खिलाफ तो हत्या की कोशिश, अपहरण, डकैती जैसे गंभीर मामले चल रहे हैं। देश की विधानसभाओं का भी यही हाल है। देश के 31% विधायकों पर केस दर्ज है। ये तो अब तक चुने गए नेताओं का हाल है। इस बार चुनाव में भी हालत इससे बहुत अच्छी नहीं हुई है। एडीआर संस्था ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पहले चरण के चुनाव के लिए जिन प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है उनमें 64 में से 6 उम्मीदवारों के खिलाफ केस दर्ज है। 6 में से 3 पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। दूसरे चरण में 37 में से 1 उम्मीदवार के खिलाफ क्रिमिनल केस है, और तीसरे चरण के लिए 1391 उम्मीदवारों में से 262 यानी 19% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामले सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों पर ही नहीं है। खुद को औरों से अलग पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के दामन पर भी दाग लगे हैं। एडीआर के मुताबिक तीसरे चरण के लिए नामांकन कराने वाले 262 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। इनमें से कांग्रेस के 72 उम्मीदवारों में से 21 पर, बीजेपी के 80 उम्मीदवारों में से 38 पर, आपके 78 उम्मीदवारों में से 15 यानी 19% पर आपराधिक केस चल रहे हैं। हालात अब भी वही दिख रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी है, और जाहिर है कि आंकड़े अभी और आगे जाएंगे, लेकिन आखिरी फैसला आपको करना है, आप किसे चुनते हैं। साफ छवि वाले नेता को कितने लोग वोट करेंगे? तकरीबन सभी। तो लगभग हम सब मानते हैं कि एक अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को हम चुनेंगे। तो ये दिक्कत अब भी है क्योंकि कैंडिडेट्स अभी अनाउंस हो रहे हैं, और उनमें भी इसी तरह के चार्जेस हैं। हमारे साथ एडीआर से जगदीप छोकर साहब भी जुड़ रहे हैं। छोकर साहब, स्वागत है आपका, और बड़े नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन स्वाति, इसका इलाज क्या देखती हैं? मुझे तो लगता है कि इसका इलाज जनता बता सकती है, क्योंकि दागियों को टिकट देना तभी बंद होगा जब हम दागियों को चुनना बंद करेंगे। जी, वही पार्टियां भी कहती हैं आमिर की विनेबिलिटी पर मिलता है टिकट। अब अगर जीतेंगे तो फिर मिलते रहेंगे टिकट। लेकिन ये देखिए, ये तो एक
उनका एक्सक्यूज़ हो गया है। और मैं ये मानता हूँ कि जो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी अच्छी बातें करती है, वो हमको समझाती है कि वो कितने नेक हैं, कितने सच्चे हैं और करप्शन के कितने ख़िलाफ़ हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे दागी नेताओं को टिकट दे रहे हैं। अब चाहे वो जीते या हारे, उस कैंडिडेट की जीतने की चांसेस ज़्यादा हो कम हो, वो उस बात को अलहदा रखना चाहिए। किसी भी सच्ची और अच्छी पॉलिटिकल पार्टी को उनको अलहदा रखना चाहिए। लेकिन वो चांसेस ज़्यादा हैं तो आप हार जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने जो आप कह रहे हैं उससे तो आप अटल रहिए कि भाई हम क्रिमिनल्स को हमारे पार्टी में जगह नहीं देंगे। पर वो पार्टी हार जाए तो वो तो कानून बनाएगी नहीं, जीतेगी वो। चलिए आप हारिए, आप हारने से क्यों डर रहे हैं? लेकिन कम से कम जनता को ये सामने तो, जनता के सामने आप खुल के तो आइए, जनता को कम से कम ये लगे तो सही कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सारे उम्मीदवारों को जिनको उन्होंने शायद अगर अभी तक, अच्छा अब भी देर नहीं हुई है, अब भी देर नहीं हुई है, अब भी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या जितनी समाजवादी पार्टी, जितनी पार्टियां हैं जो खड़ी हो रही हैं, जो उम्मीदवार रख रही हैं सामने हमारे इलेक्शंस के लिए, अब भी वो उन ऐसे उम्मीदवारों से टिकट वापस ले सकती हैं। पूछते हैं बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नकवी साहब, ये सवाल है आपका आमिर खान से, आमिर खान का आपसे। नकवी साहब, नहीं, ये बात सही है कि आज की तारीख में या अगर आप इस पिछले 3-4 दशकों का चुनाव का इतिहास देखें तो ये बात सही है कि जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें बढ़ी है। इसको स्वीकार करने में कोई किसी तरह का गुरेज नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से इस बार का जो चुनाव है, हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण साफ दिख रही है। इस बार का जो चुनाव है, जहां एक तरफ बदलाव की एक मजबूत करवट ले रहा है, वहीं कई तरह के बदलाव की गवाह भी बन रही है। इसलिए जो है वो ये बात जो दागी या बागी इस तरह के लोगों की चुनाव में उपस्थिति और लोगों का उसके प्रति क्या व्यवहार होता है, क्योंकि अब तो जितने भी दागी है उनका मुकदमा जनता की अदालत में आ चुका है। अब जनता को तय करना है कि जनता उसमें क्या करती है। मुख्तार साहब, मैं आपकी बात को समझ नहीं रहा हूँ। एक तरफ तो उससे भी खतरनाक है कास्टिज्म। नहीं, मुख्तार जी एक मिनट, आप मुद्दे से हटिए मत। एक बराबर मुख्तार जी एक मिनट, मुख्तार जी माफ कीजिएगा, तो चुप नहीं हो रहा है। मुख्तार जी माफ कीजिएगा, मेरी बात सुनिए, हम लोग टॉपिक से ना हटें तो बेहतर है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि ये दागी नेता नहीं होने चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी क्यों फिर इनको टिकट देती है? क्या बात है, बीजेपी इनको टिकट क्यों देती है? नहीं, अगर आमिर खान साहब अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार अभी तक घोषित किए गए हैं उनमें से कोई भी हीनियस क्राइम में, किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। मेरे पास लिस्ट है। ये बात सही है। मुख्तार साहब, मेरे पास लिस्ट है। पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हैं, आप सोशल एक्टिविज्म नहीं, मेरे पास लिस्ट है। मैं आपको बताऊं, आपके जो उम्मीदवार अब तक चुने गए हैं, आपके उम्मीदवार वो भी दागी की लिस्ट में आ जाते हैं। नकवी साहब सुन लीजिए, नकवी साहब एक मिनट, मेरा ये आपसे सवाल है। बाकी पार्टीज को इस वक्त भूल जाते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, और जब वो हमारे सामने आएगी उनसे भी हम यही सवाल पूछेंगे। और मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त आपने 90 नॉमिनेशंस फाइल किए, उसमें से 38 जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और उनमें से 22 जो हैं वो संगीन जुर्म है। 22 ऐसे कैंडिडेट्स हैं आपकी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, और 22 जो हैं उनके खिलाफ संगीन है। वैसे तो 38 हैं, लेकिन संगीन जुर्म से हमारा मतलब यह है कि उसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो इस किस्म के जुर्म, जिसमें हत्या भी शामिल है, जिसमें रेप भी शामिल है, जिसमें डकैती, महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, जो महिलाओं के खिलाफ उन्होंने अपराध किए हैं या डकैती की है, तो इस किस्म के संगीन जुर्म के लिए करीबन 22 उम्मीदवार हैं। अब तक दिए गए टिकट भी, और अभी तो टिकट दिए जा रहे हैं, और अभी तो नॉमिनेशन भरी जा रही हैं। ये उनके एफिडेविट के आधार पर है। ये उन्हीं के एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि हमारे खिलाफ ये केसेस हैं। तो आप इन लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो जो आपने बताया है 22 लोग, अब वो 22 लोगों के मैं आपको एक बार फिर दोहराता हूं कि मैं उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आदर्श स्थिति तो यही है कि कोई भी दागी, कोई भी इस तरह के हीनियस क्राइम में शामिल व्यक्ति चुनाव के मैदान में ना हम उतारे और ना कोई और उतारे।
लेकिन अगर आप 200 से 22 की बात कर रहे हैं तो उसमें 22 में तमाम जो आंदोलनों से जुड़े मुद्दे होते हैं वो भी जो है वो ऐसे होते हैं जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है, 5 साल 10 साल की सजा वाले होते हैं। इसलिए नहीं, हम आप उसको गलत बिना जस्टिफाई किए हुए हम चाहते हैं कि आदर्श स्थिति ये हो कि इस तरह के लोग ना आए, इसीलिए तो हमने आदर्श स्थिति ले आइए ना, आपके हाथ में बात है, आप आदर्श स्थिति ले आइए, आप उनको टिकट ना दीजिए। हाँ, ये होना चाहिए, ये हम इससे आपके शो पे इस बात से सहमत तो हम आपकी तरफ बड़े उम्मीद से देख रहे हैं, हम बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ बड़े उम्मीद से देख रहे हैं कि आप ये शुरुआत कीजिए, आप पहल कीजिए इसमें कि जितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ संगीन जुर्म के जो इल्जाम लगे हैं उनको आप टिकट न दें। पूरा देश देख रहा है, आप क्या फैसला करेंगे इस पे। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, आप अपना फैसला बदल सकते हैं, उनसे टिकट वापस ले सकते हैं और हम सब ताली मारेंगे आपके लिए, हम सब खुश होंगे। हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभी तक टिकट नहीं दिया है जो कि आंदोलन के अतिरिक्त किसी और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है। और अगर आज भी कोई हमें बता दे कि आंदोलन के अतिरिक्त वो किसी और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो नहीं, उनके एफिडेविट्स है साहब, उनके एफिडेविट उन्होंने जो नॉमिनेशन भरी खुद लिखे हैं, हम तो बता ही नहीं रहे, उन्होंने खुद एफिडेविट किया है। नहीं, एफिडेविट में तो लिखना पड़ेगा ना। अगर एफिडेविट में तो लिखा है उन्होंने, हुए कोई व्यक्ति उसके ऊपर जो है वो कोई धारा लगी है तो वो धारा भी क्रिमिनल धारा होती है, तो इसलिए वो लिखेगा उसको आप नहीं, लेकिन वो 5 साल से ज्यादा वाली नहीं होती, वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की नहीं होती, वो डकैती वाली नहीं होती, वो पब्लिक ऑर्डर की जरूर हो सकती है। चोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीप चोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं एडीआर से। चोकर साहब, नकवी साहब की आप बात सुन रहे हैं, उनका कहना है कि हमने तो ऐसे किसी को टिकट ही नहीं दिया है, जबकि सीरियस क्राइम्स उनके दिख रहे हैं एफिडेविट्स में। देखिए, ये वो क्राइम डिक्लेयर किए जाते हैं एफिडेविट में जिनमें सजा 5 साल से ज्यादा की हो सकती है और जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। ये ऐसे नहीं है कि दफा 144 मैंने भंग की इसलिए मेरे खिलाफ केस हो गया। ये वो हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई पहली स्टेज, पुलिस ने एफआईआर को इन्वेस्टिगेट किया दूसरी स्टेज, इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में रखी, कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने या जज ने जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद ये फैसला किया कि इसमें चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। अगर ऐसे चार्जेस को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हैं और कैंडिडेट्स ने अपने आप एफिडेविट में लिख के दिया है, उसको अगर नकवी साहब कहते हैं कि ये आंदोलन वाले मामले हैं तो अब ये तो आंदोलन की डेफिनेशन नकवी साहब से समझनी पड़ेगी। नकवी साहब, देखिए, पहली बात तो ये, हमने आपको बार बार ये कहा कि हम कतई किसी भी रूप में किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल व्यक्ति को ना हम जस्टिफाई कर रहे हैं ना हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उनको टिकट क्यों दे रहे हैं आप? इस बात को भी जमीन की सच्चाई को समझना चाहिए। पता नहीं मैं कौन बोल रहे हैं भाई साहब, मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूं, जगदीप चोकर साहब। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कोई तोड़ता है तो वो भी क्रिमिनल केस के तहत आता है और उसको भी वो लिखना पड़ता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि साहब अगर उसको जो है वो कोर्ट ने जो है उसमें चार्ज, सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने की 5 साल सजा नहीं होती है। आपके ऊपर कोई भी एफआईआर है उसकी 5 साल से ज्यादा सजा नहीं होती है साहब। नकवी साहब, हम बात कर रहे हैं संगीन जुर्मों की। बेहतर ये होगा, हम बात कर रहे हैं संगीन आरोपों की। सबसे आदर्श स्थिति ये है कि इस तरह के केसेस हो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो, छोटे से छोटा हो, उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक के तहत अगर वो गुनाहगार है तो सजा मिलनी चाहिए, अगर बेगुनाह है तो उसको क्लीन चिट मिलनी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उनको टिकट देना बंद नहीं करेंगे, ये आपका जवाब है? नहीं, हमने टिकट दिया नहीं तो हम बंद कैसे करेंगे? अरे जब हमने खोला नहीं तो बंद कैसे करें? माफ कीजिए नकवी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप टिकट देते हैं किसी की उम्मीदवार को, क्या आप उनके एफिडेविट्स चेक करते हैं? क्या आप उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पर गौर फरमाते हैं? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। और वो कौन से मापदंड हैं? वो कौन से मापदंड हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं कि ये मापदंड है जिसके ऊपर हम कतई दागी को टिकट नहीं देंगे? दीज आर द क्राइम्स जिसके लिए हम कभी भी इनको माफ नहीं कर सकते, हम इनको टिकट नहीं दे सकते। कुड यू प्लीज टेल द कंट्री वो कौन से क्राइम्स हैं?
हाँ, देखिए पहली बात तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हीनियस क्राइम में शामिल है या उसमें इन्वॉल्व है या उसके बारे में परसेप्शन भी है कि वो बाहुबली है, गुंडा है, अराजकता के में लगा हुआ है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दें, और ये कोशिश हम जो है वो 100% करते हैं। लेकिन अब आप ये तो नहीं कह सकते, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना बड़ा देश है, और अगर मान लीजिए मानवीय गलती कहीं होती है तो उसको हम करेक्ट भी करते हैं। अब देखिए महिलाओं पर ये मतलब आप अपनी मानवीय गलती मान रहे हैं टिकट देना, या उनकी मानवीय गलती मान रहे हैं अपराध करना? नहीं, हम किसी अपराध करना मानवीय गलती नहीं हो सकती। टिकट दे रहा है नकवी साहब, महिलाओं पर जबरदस्ती करने वाला अगर कोई चार्ज हो किसी पर, तो क्या ये अच्छी बात है कि उसे कोई बड़ी नेशनल पार्टी टिकट दे? नहीं देना चाहिए। लेकिन साहब ये बात सच है कि अगर आप आपके कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स पढ़ें, उन पर गौर करें, तो इस तरह के क्राइम्स आपके सामने आएंगी, और ये कोई हवे की बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से जो एफिडेविट्स हमें मिले हैं उसके बलबूते पर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ सर। आप हमको भेजिएगा ऐसा कोई है तो। नहीं, हम आपको पूरी लिस्ट भेजेंगे, बिल्कुल बहुत स्वागत है आपका। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद आप उस पर कदम उठाएंगे। जरूर आप भेजिएगा। अगर वो जेन्युइन बात हुई और सच बात हुई और निश्चित तौर से वो शुद्ध रूप से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ, तो हमारी तो कोशिश होती है जब हम टिकट का वितरण करते हैं तो उस समय भी हम ये ध्यान रखते हैं कि इस तरह के व्यक्तियों को टिकट ना मिले, उम्मीदवार ना बने, क्योंकि हम उस होड़ में नहीं लग सकते कि कुछ रीजनल पार्टियां हैं और उनको लगता है कि हमें जीतना है, जीतने के लिए सब कुछ चलेगा, अभी सब कुछ करेगा। अभी तो सवाल पर हम गए नहीं कि आपके जो एलाइज हैं उनके कैंडिडेट्स कैसे हैं, क्योंकि बहुत से एलाइज आपने अभी हाल ही दिनों में ऐसे बनाए हैं जिनमें कैंडिडेट्स आपको भी मालूम है ऐसे हैं, कई उन्हें तो अलायंस ही इस शर्त पे किया कि इन लोगों को टिकट दीजिएगा। मैं आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका नकवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कम से कम इतना आश्वासन देने के लिए कि आप गौर करेंगे अगर हम लिस्ट भेजेंगे तो, जो कि हम जल्द भेज देंगे। मुझे तो मैं कन्विंस नहीं हुआ उनके जवाब से। चलिए अभिषेक मनु सिंघवी जी से पूछ लेते हैं। कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंघवी साहब, आपसे भी यही सवाल है आमिर खान का। सिंघवी साहब, हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो आपकी पार्टी है, वो ऐसे उम्मीदवारों को क्यों टिकट देती है जिनके खिलाफ संगीन जुर्म हैं? जैसे कि इस दफा जो 2014 में अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 85 कैंडिडेट्स में से 21 ऐसे हैं आपके कांग्रेस के जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और उनमें से 13 ऐसे हैं जो बहुत ही सीरियस क्राइम्स हैं। तो ये इन ऐसे उम्मीदवारों को आपने टिकट क्यों दिया है? दो तीन संक्षेप में उत्तर। पहली बात तो मैं इस बात से नतमस्तक हूं कि इसमें जो हमें आदर्श पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाए हैं, और उसके लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली बात, आपने देखा आपके खुद के फिगर में 21 या 25 से 13 कैसे हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आम अगर क्रिमिनल सिर्फ FIR को हटा दें या सिर्फ एक आरोप को हटा दें, तो जो संगीन या सीरियस ऑफेंसेस हैं उसमें लगभग 15% से ज़्यादा नहीं है कम से कम कांग्रेस में। तो वो 15% भी क्यों है? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। 15% है। नहीं, आपसे वो यही पूछ रहा हूँ कि ये 13 भी क्यों हैं, जो 13 उम्मीदवार हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आदर्श सिस्टम में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको बारीकी से देखें तो दो तीन चीजें होंगी। या तो कोई स्टे ऑर्डर होगा कोर्ट का, या वो किसी प्रकार से बार बार चुनावित हुआ होगा उस स्टे ऑर्डर के अंतर्गत। अल्टीमेटली एक व्यक्ति जो इतना लोकप्रिय है और जिसके विरुद्ध केस जरूर चल रहा है लेकिन स्टे है या बाहर है या बेल में है, तो मैं समझता हूं कि उसका एक इग्नोर करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि हम हमारे देश में पूरा कन्विक्शन के लिए इंतजार नहीं कर सकते, और सब देशों में कन्विक्शन या एक्विटल के आधार पर टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। अब हमारे देश में कन्विक्शन एक्विटल तो 10 साल लग जाते हैं, इसलिए हम बीच का तरीका निकालते हैं। उस बीच के तरीके में जो व्यक्ति बेल पे है लेकिन बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और बार बार चुनावित हो रहा है,
कई ऐसे लोग हैं जो 3-4 बार चुनावित हुए हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अंत में कि ये आदर्श सिस्टम नहीं है, आदर्श होना चाहिए। इसको मैं सिस्टम नहीं कहूंगा मनु सिंह जी, ये सिस्टम नहीं है, इसमें ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी है, जनता से ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपका राइट है, करने को तैयार होती है। नहीं, ये आपका राइट है, ये सिस्टम नहीं है। आप सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ कि ये आप सिस्टम पे मत डालिए। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप तय करते हैं किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, तो ये सिस्टम की कमजोरी नहीं है, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है कि इसको टिकट देना है। और जब भी हम आपकी बातें सुनते हैं तो हमको एहसास होता है कि आप ये कह रहे हैं कि आप सच्चाई लाना चाहते हैं, आप करप्शन को हटाना चाहते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं, आप भी ये कहते हैं, तो हम आप पर भरोसा कैसे करें जब हम ये देखते हैं कि आपने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिसके खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं, और वो आरोप जो हैं वो ना सिर्फ एफआईआर के लेवल पर हैं, लेकिन वो चार्जेस भी उसमें फ्रेम हो चुके हैं कोर्ट्स में। तो फिर हम आप पे भरोसा कैसे करें कि आप कहते हैं आप करप्शन को हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे करप्शन को अगर ऐसा चलता रहा तो? मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के 13 में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके चार्जेस भी सीरियस हों, या वो जेल में हो और बेल में न हो, या वो निलंबित हो इस प्रकार से कि वो कुछ कर ना सके, कानून का कोई प्रतिबंध हो। हमने ऐसे किसी व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया है। नहीं, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति हैं जगदीप जी, मुझे इस पे आप शायद लेकिन वो और रोशनी डाल पाएंगे। जगदीप जी से बात कन्विक्ट नहीं हुए, कन्विक्ट नहीं हुए, नहीं कन्विक्ट नहीं हुए। हम सिंघवी साहब कन्विक्ट अगर होते तो दे वुड बी डिबार्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। नहीं, कन्विक्ट अगर होते तो उनको तो मौका ही नहीं मिलता, तो कन्विक्ट तो हुई नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि उनके ऊपर तो इस वक्त चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, आप उनको क्यों अंडर ट्रायल के हैसियत से भी नहीं, अंडर ट्रायल की हैसियत से भी जेल में नहीं है। कन्विक्शन एक चीज हुई, दूसरा अंडर ट्रायल की हैसियत से भी जेल में नहीं है। देखिए जेल और मोस्ट ऑफ देम ऐसा केस बेल मिलता है या नहीं, या बेल होगी। नहीं सिंघवी साहब, मुसीबत तो ये है कि जब कोई बड़ी नेशनल पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है और वो चुन के आता है, तब ये बात तय हो जाती है कि उसको कन्विक्ट करना भी नामुमकिन हो जाता है। वही तो वजह है कि सालों साल ये केसेस चलते रहते हैं, क्योंकि जब ये पावर में है, आप बताइए किस प्रकार से इनको कन्विक्ट करना मुनासिब हो सकता है। इनफैक्ट उनको बार बार बेल दी जाती है। तो जब तक इसको पूरी तरह से साफ नहीं किया जाएगा, जब तक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इनको टिकट नहीं देंगी, वी डोंट। मनु सिंह जी, बात बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। हिंदुस्तान देखना चाहता है कि हमारे पार्लियामेंट में क्लीन पॉलिटिशियंस हों, उनके खिलाफ कोई आरोप ना हो। हम हिंदुस्तानी ऐसे लोकसभा हम देखना चाहते हैं। क्या आप हमको ऐसी लोकसभा दे सकते हैं? कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं। ये परसेंटेज काफी गिरा है। जो लोग कहते हैं कि आधे लोग, 35% लोग, 25% लोग, वो बात नहीं है। ये इस वक्त लगभग 12 या 15% है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 12 भी 15 होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 0 या 1 या 2% होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, इतना आश्वासन दे सकता हूं कि उस आदर्श की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। लेकिन हाँ, उस आदर्श तक पहुंचने से पहले भी अगर कोई व्यक्ति जेल में है या बेल में नहीं है या स्टे नहीं है और संगीन या सीरियस ऑफेंस के साथ साथ, तो हम नहीं देते हैं टिकट, फिर भी नहीं देते। नहीं मनु सिंह जी, हम अब मुझे लगता है कि मैं आपके जवाब से खुश हूं। मुझे लगता है, मेरी ये उम्मीद होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने, कांग्रेस ने एक जमाने में, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसे व्यक्ति को कभी टिकट दें, तो मुझे तो बड़ा शौक लगता है इसमें कि हम ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ इतने संगीन जुर्म है। आपको कोई और उम्मीदवार नहीं मिलता जो साफ छवि का हो? क्या जरूरत है इनको देने की? देखिए, इनमें जब तक हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात न करें तो बहुत जनरल हो जाएगा डिस्कशन। ये बहुत सोच समझ के जहाँ दिए गए टिकट दिए जाते हैं। कहीं कहीं ये भी होता है बड़ा स्पष्ट कि सिर्फ आरोपित है, किसी प्रकार का तथ्य नहीं है, बेल में है, जेल में नहीं है, प्रतिबंध नहीं है कानून का, और पूरी चांस है कि वो अक्विट हो जाएगा। वो तथ्यों के कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में दिया जाता है। ये नहीं है कोई ब्लैंकेट रूल। अगर आप किसी अमुक उदाहरण दें किसी के केस का फैक्ट, तो मैं शायद क्या आप इससे सहमत हैं कि ये कानून ही सही नहीं है? नहीं, मैं इस बात से जरूर सहमत हूं
कि जिस प्रकार से आदर्श वो होना चाहिए कि कोई भी संगीन व्यक्ति, संगीन आरोपित व्यक्ति जिसके चार्जेस फ्रेम हो गए हैं वो नहीं देना चाहिए टिकट। साथ साथ हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि बहुत गलत रूप से भी फ्रेम भी किए जाते हैं, आरोप भी लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका संतुलन निकालना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अभी ये अब जैसे इलेक्शंस में अभी आरोप हैं, फिर ये लोग चुन लिए जाते हैं और फिर कन्विक्शन जब होता है तब भी तो बदनामी आप ही की होती है, वो नुकसान भी तो आप ही का है। रशीद मसूद साहब के साथ क्या हुआ, इतने बड़े नेता, उन्होंने भी एफिडेविट में लगातार लिखा था और फिर आखिर वो कन्विक्शन हो गया, और उस वक्त हो गया जब आप वो मेंबर थे आपके पार्टी के और सदस्य थे संसद के। नहीं देखिए, अब कन्विक्शन वो उसमें तो आपको नहीं, उसमें तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं है तब तक कानून ये मान के चलता है कि आप इनोसेंट हैं। तो इसलिए ये बात को आप नहीं फॉल्ट कर सकते कि जब एक बार हमने उनके सामने लंबित है सिर्फ कुछ आरोप और बाद में जाके कन्विक्ट हुए वो, तो उससे हम शर्मिंदा हुए। ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि लोग आम बात जो करते हैं ड्राइंग रूम में कि 30, 35, 40% लोग आरोपित हैं, ये जनरल आम बात है, गलत है। नहीं, ये भी बात करते हैं और मनु सिंह प्रादेशिक पार्टी में ज्यादा है। हम आपसे कम उम्मीद करें, पार्टी में कांग्रेस में सबसे कम मिलेगा आपको। नहीं, लेकिन कम और ज्यादा की बात नहीं है। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि हम कब ये उम्मीद करें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक जमाना ऐसा आएगा जब आप सारे, आप जो आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल यही आपसे, वो आदर्श स्थिति आपके हिसाब से कब आएगी, आपकी पार्टी में कब आएगी? अगर आप पिछले 3 दशकों को देखें तो ये परसेंटेज पहले से कहीं कम हो गया है। बिल्कुल नहीं, 33 के आसपास से लेके 12 के आसपास है। बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। वो 2004 में तो कम था, 2009 में बढ़ गया। जब ये 0 के आसपास होगा। नहीं, लेकिन मैं आपको कोई तारीख नहीं दे सकता हूँ। चलिए, हो सकता है स्पाइक्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन ये आम तौर पे कम हो रहा है। और मैं तो ये आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं अंत में कि मैं आश्वासन देने को तैयार हूं कि अगर आम पार्टियों की सहमति हो और एक सिंपल कानून बन जाए, 1 सेकंड दे मेरे को सिर्फ, एक सरल कानून की आवश्यकता है। अगर आम पार्टियों में सहमति हो, 5 ऑफेंसेस डिफाइन कर लीजिए, परिभाषित कर लीजिए जो आप संगीन समझते हैं, 10 कर लीजिए, और उन 10 में अगर चार्जेस कोर्ट फ्रेम कर दे तो एक कानून अक्रॉस द बोर्ड यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए। वो सभी ऐसे व्यक्ति, लेकिन मैं तो कहता हूं मनु सिंह जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि इसके लिए कानून की जरूरत है आपको। मुझे दुख होता है, मुझे दुख ये इस बात का है कि आप कह रहे हैं आपको इसके लिए कानून की जरूरत है। मैं आपको मेरा ये मानना है कि इसके लिए कानून की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि एज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आपको कहना चाहिए हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कानून का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने 2 बार कहा वो बात, इसीलिए मैंने 2 बार पहले कहा, मैंने आश्वासन तक दिया, मैंने बताया कि ये परसेंटेज पहले से बहुत कम हुआ है, लेकिन कम नहीं हुआ है। लेकिन चलिए वो फैक्ट्स हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से काम नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अफसोस ये रहा कि हम किसी तारीख ही मिल जाती तो उसी पे उम्मीद बन जाती। आप देख रहे हैं असर, और अभी हमने बात की दागी उम्मीदवारों पर, कांग्रेस से, बीजेपी से। अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया जुड़ रहे हैं और ब्रह्मा साहब जुड़ रहे हैं, चुनाव आयुक्त एच एस ब्रह्मा साहब। हमारे साथ SN शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं जिन्होंने वो लंबी लड़ाई लड़ी, वो कानूनी केस लड़ा गया जिसकी वजह से वो फैसला सुनाया गया, जिसकी वजह से लालू यादव अब चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, और भी बहुत से लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन ये बात हम क्यों कर रहे हैं वो एक बार फिर देख लेते हैं। दुख की बात यह है कि कई सारे जनप्रतिनिधि जिन्हें हम कानून बनाने के लिए चुनते हैं, खुद कानून की आंखों में आरोपी हैं। राजनीति में दागियों के खिलाफ आमिर खान ने आवाज उठाई। ऐन चुनाव से पहले लोगों से अपील की कि वो सही उम्मीदवार को चुने। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों राजनीति से दागियों की सफाई नहीं हो रही? क्या इसका कोई हल नहीं है? हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश करते हैं कि वो दागी उम्मीदवारों को टिकट न दें, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी ऐसा करती हैं तो हमें ये कसम खानी है कि हम उन्हें अपना वोट नहीं देंगे। अभी राजनीतिक दल इस बहाने के साथ दागियों को टिकट दे रहे हैं कि अभी सिर्फ आरोप है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है और न ही सजा मिली है। हालांकि पिछले साल आए फैसले ने दागियों पर बहुत हद तक लगाम लगाई है। तारीख 10 जुलाई 2013, राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर सांसद, विधायक जैसे जनप्रतिनिधि को किसी केस में 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। इस आदेश के बाद अब सजा पाने वाले सांसद, विधायक को अपील करने के नाम पर सदस्यता बनाए रखने की मोहलत नहीं मिलेगी। अदालत ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के सेक्शन 4 को रद्द करते हुए ये भी कहा कि ये धारा पक्षपातपूर्ण है। इस धारा में प्रावधान है कि अगर दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक ने अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है तो वहां मामले की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब जनप्रतिनिधि ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती तो दे सकता है, लेकिन किसी भी अदालत में जैसे ही फैसला आएगा उसकी सदस्यता तत्काल चली जाएगी। तारीख 10 मार्च 2014। इसके बाद इसी साल 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला राजनीति में अपराधीकरण रोकने की दिशा में आया। एक एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। दागी सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई निचली अदालतों को हर हाल में 1 साल के भीतर पूरी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निचली अदालतों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सफाई देनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही असर था, जिसके बाद दागियों को बचाने वाले अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक देने की बात कही थी और फिर मनमोहन सरकार ने ये अध्यादेश वापस ले लिया था। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. अध्यादेश वापस होने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की संसद सदस्यता चारा घोटाले में सजा होते ही खत्म हो गई। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद की सदस्यता भी सजा मिलते ही खत्म हो गई। राजनीति में अपराधीकरण रोकने की ये तो शुरुआत भर है। असली जीत तो तभी मिलेगी जब संसद में कोई भी दागी नहीं होगा। हमारे साथ चुनाव आयुक्त एच एस ब्रह्मा साहब भी जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया साहब हैं। मनीष, लेकिन सवाल आपसे आमिर का वही है कि आपसे आप में भी। मनीष जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त करीबन 86 कैंडिडेट्स आपने 86 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस आपने फाइल किए हैं आप पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने। उनमें से 15 ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 10 ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो आपने ऐसे कैंडिडेट्स को क्यों टिकट दिया है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने अभी तक कुल मिला के, ये तो आप सिर्फ नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, 426 कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं और इसमें से आज जो एडीआर की रिपोर्ट हमने देखी है उसमें से 10 के 10 को हमने रिविजिट किया जी, और ये पाया कि उनमें से 2 ऐसे हैं जिनको हम कैंसिल कर रहे हैं, जिनको हमें नहीं लेना चाहिए था। और हम, हालांकि वहां नॉमिनेशन की प्रोसेस फाइनल हो गई है, लेकिन हम प्रेस रिलीज जारी करके उस इलाके की जनता से कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है, आप हमारे इस कैंडिडेट को वोट मत देना, इसके ऊपर चार्जेस हैं, सीरियस चार्जेस हैं। और बाकी 8 ऐसे हैं जो किसान आंदोलन के दौरान, ट्राइबल आंदोलन के दौरान किसी पे लगाए, और उनको अभी रिविजिट कर रहे हैं हम कि उनमें से भी अगर कोई और ऐसा सीरियस है तो उसको भी हटा देंगे। लेकिन 2 तो हमने एकदम एडीआर की रिपोर्ट को देखते ही लगा कि हाँ ये तो चूक हुई, और हम उसको तुरंत वापस ले रहे हैं। उड़ीसा में एक है और एक उत्तर प्रदेश, बिहार में एक है, दोनों कैंडिडेट्स को हम वापस ले रहे हैं। और ये हम क्लीन पॉलिटिक्स के, राजनीति की सफाई के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। किसी भी आदमी को, भले ही उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस हो या किस तरह का हो, भले ही उसको लगता हो कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये होना चाहिए और मुझे तो लगता है इस दिशा में कानून भी बनने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से कटिबद्ध है जी राजनीति की सफाई के लिए। तो आप हमें आश्वासन देते हैं कि जो अभी तक जो आपके कैंडिडेट्स हुए हैं उनमें से 2 को तो आपने निकाल ही दिया, आप कह रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है कि ये पहले पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये जवाब दिया हमको, और जो बाकी के हैं उनके खिलाफ भी आप तहकीकात करेंगे। आपको जो पता लगेगा कि नहीं ये संगीन आरोप हैं तो आप उनको भी उनसे टिकट वापस ले लेंगे, ऐसा करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं जी। जैसे एक तो बार बार हम लोग कहते हैं कि जैसे हमने जंतर मंतर पे आंदोलन किया, हम तिरंगा लेके, झंडा लेके चल रहे थे, तो हमारे ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया कि हम डेडली वेपन लेके दंगा कर रहे थे। तो ये तो केस में जाते ही समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत मेलाफाइड इंटेंशन, मैं समझ रहा हूं। लेकिन अगर वास्तव में किसी के ऊपर मर्डर का चार्जेस है या आपराधिक मामले इस तरह के लगे हों, वहां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही हमें लग रहा हो कि आदमी निर्दोष साबित हो जाएगा। लेकिन इस वक्त राजनीति को साफ करने के लिए ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव कदम उठाने बहुत जरूरी हैं कि अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप है तो उसको टिकट ना दिए जाए। हमने पूरी कोशिश की थी, फिर भी एडीआर के लिए हम थैंकफुल हैं कि उनकी स्क्रूटनी
थोड़ी सी लेट आई और पहले आ जाती तो हम नॉमिनेशन से पहले ही उसको पकड़ लेते। हमने तो अपने कैंडिडेट्स के बारे में सारा वेबसाइट पे डाल दिया था, पर फिर भी नॉमिनेशन के बाद जो स्क्रूटनी हुई है हमारे कैंडिडेट्स की, हमने 2 कैंडिडेट्स का तो तुरंत आज शाम डिसीजन ले लिया था कि इनको हम चुनाव नहीं लड़वाएंगे अपने टिकट पे, और भी लोग जिनके बारे में हमें और सीरियसनेस पता चलती रहेगी। आमिर, आपको ध्यान होगा दिल्ली में 70 सीट्स हैं, 69 सीट्स पे हमने चुनाव लड़ा था, हालांकि 70 सीट्स पे कैंडिडेट खड़ा किए थे। 5 दिन पहले हमको पता चला था कि एक कैंडिडेट के ऊपर उसकी बहू ने आरोप लगा रखा है कि वो उसको घर में प्रताड़ना करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आए, हमने लास्ट मिनट में, उसने हमें बताया नहीं था, छिपा हुआ था मामला, लास्ट मिनट में हमने 5 दिन पहले चुनाव से उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था। हम 70 सीटों पर नहीं 69 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। हम भले ही सीट खाली छोड़ दें, लेकिन अपराधी मामलों के लिप्त व्यक्तियों को चुनाव नहीं लड़वाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अब सोमनाथ भारती क्या उम्मीदवार नहीं होंगे दिल्ली चुनावों में? देखिए, सोमनाथ भारती जिस तरह के आरोप में हैं, उसमें विवाद है। उसमें यह है कि कुछ महिलाएं, कुछ लोग गए कॉलोनी के, जाके उन्होंने कहा साहब मेरी कॉलोनी में ड्रग्स एंड सेक्स का रैकेट चल रहा है। वो किसी के घर में नहीं घुसे, वो पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि आपको एक्शन लेना चाहिए। इस पे विवाद है। ये ऐसा क्रिमिनल केस नहीं हो सकता जिसको आप कहें कि किसी के घर में घुस के बदतमीजी कर दी, किसी की महिला को छेड़ा, या किसी का मर्डर किया, या गुंडा है सोमनाथ भारती इलाके के। आप उस इलाके के लोगों से जाके पूछिए, लोग सोमनाथ भारती को कहते हैं भाई ये पुलिस को उस दिन डांट रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। जी जी। लेकिन ये जो मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि तो हम आपसे जवाब कब तक हम उम्मीद रखें जवाब की, कि ये जो बाकी के आपके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खुद अपने एफिडेविट में कहा कि उनके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं, आप कब इसकी तह में जाएंगे और कब हमको, जनता को आप बताएंगे कि भाई इनमें से हमको ये लोग और मिले जो जिनका हम टिकट वापस ले रहे हैं, या हम उनकी बात से संतुष्ट हैं? ये आप जनता को जवाब कब तक हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, जो 10 सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, इनमें से 2 तो मैं अभी आपके चैनल पे ही बोल रहा हूं कि हम उनके टिकट्स वापस ले रहे हैं। एक उड़ीसा से और एक बिहार से गुलाम कुंदरम, उड़ीसा से मिस्टर मोहंती, दोनों के टिकट हमने वापस कर लिए हैं। लेकिन बाकी जो 8 केसेस हैं, उसमें कैंडिडेट का यह कहना है कि साहब मैं जब किसानों के धरने पे बैठा था तो उस वक्त पुलिस वालों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं। हम उसके बारे में थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे, कल तक, ज्यादा से ज्यादा परसों तक। लेकिन अगर उन पर दोष है तो हम उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देंगे आम आदमी पार्टी के टिकट से। ये हमारी लीडरशिप का कमिटमेंट है। चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी है कि आपका ये जवाब आया है, और हमें यही उम्मीद बाकी पार्टियों से भी है। कम से कम काश कांग्रेस और बीजेपी भी इसी प्रकार का जवाब देती, लेकिन नहीं दिया। नहीं, इसमें जनता पर अब जिम्मेदारी आती है कि इस तरह के कैंडिडेट्स अगर चुने जाएं और इस तरह की फैसले अगर लिए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाए, तो शायद दूसरी पार्टियां उससे अपने आप ही सीख लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ब्रह्मा साहब, चुनाव आयुक्त, बहुत देर से पूरी डिस्कशन सुन रहे हैं। एस ब्रह्मा जी, मैं ब्रह्मा जी से पूछना चाहूंगा कि आपने, ब्रह्मा जी, आपको मौका मिला हमारा शो देखने का? क्योंकि हमने हमारे शो में बड़ी कोशिश की है कि हम इस मुद्दे को सफाई से लोगों तक पहुंचाएं, और मैं खुद आपका आइकॉन हूं, आपका एम्बेसडर हूं इलेक्शन कमीशन का, और मैंने उसके लिए एड फिल्म भी बनाई है। तो आपको हमारा शो देखा, कैसा लगा आपको? आमिर खान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारा हिंदुस्तान का, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप हमारा आइकॉन है। मेरे तरफ से पर्सनली और मेरा पूरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और आई एम वेरी प्राउड, मैं गौरव महसूस करता हूँ कि आप हमारा टीम इलेक्शन 2014 का ये पार्ट बन गया आपने, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने चाहता हूँ। शुक्रिया। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि आपने मुझे चुना। मुझे बड़ा आपका जो प्रोग्राम है इज डेफिनेट, एक्चुअली मैं ओपनली फ्रैंकली मैं कहना चाहूंगा कि आज ये लास्ट 15-20 दिन से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूं। कभी कभी हम लोग यहां से दिल्ली से बाहर जाते हैं, कभी कैंपे जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, एंड काफी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है आपका, एंड वी आर वेरी प्राउड टू लिसन टू यू। हम कहना चाहूंगा कि जो आपका जो प्रोग्राम है इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पूरा हमारा हिंदुस्तान का पूरा वोटर्स के लिए, पूरा जनता के लिए। दिस इज वेरी प्राउड एंड वी आर वेरी प्राउड टू पार्टिसिपेट इन योर प्रोग्राम। आपने हमारा इलेक्शन पे जो हमने किया था, लास्ट हमारा एपिसोड था, वो आपको देखने का मौका मिला? बिल्कुल।
आप क्या इसका सोल्यूशन क्या है? इस क्रिमिनल्स या दागी जो उम्मीदवार आते हैं, इसका सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है? एक्चुअली जैसे आपने लास्ट एपिसोड में बताया, जहाँ पे अपना डॉक्टर चोकर साहब थे, एडीआर का टीम थे, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पे आपने जो ग्राफ दिखाया था, इज वेरी क्लियर द नेक्सस बिटवीन अपना जो देश में, अपना भारत, अपना हिंदुस्तान में, द नेक्सस बिटवीन द मनी पावर एंड मार्शल पावर एंड द पॉलिटिकल, ये काफी हमारा देश के लिए काफी वेरी क्या बोलेंगे हम, इज लाइक ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू आवर कंट्री। जी, ये कहेंगे कि आई वुड लाइक टू से कि जो हमारा जो नेक्सस हम देख रहे हैं, इट शुड बी आवर अटेम्प्ट। हम कहेंगे कि अपना जो देश का जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट चुनते हैं, कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं, वो पार्लियामेंट में आते हैं या स्टेट असेंबली में जाते हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान में इफ द पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट्स गुड कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट चुन के लाते, देश के असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, जी जी, जो अच्छा कैंडिडेट जो अपने देश के लिए अच्छा काम कर सकते, दे बिकम अ प्राइड टू आवर कंट्री। यानी आप भी वही मानते हैं कि राजनीतिक दलों को टिकट उस हिसाब से देना चाहिए। जी ब्रह्मा साहब, हमारे साथ एसएन शुक्ला साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने वो लंबी लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से ये फैसला आया पिछले साल। शुक्ला साहब, लड़ाई जो ये अभी इस जिस पड़ाव पर है, इससे आगे उम्मीद दिखती है आपको? देखिए, स्वाधीनता की गोल्डन जुबली के अवसर पर 1997 में संसद ने जो सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया था कि राजनीति में अपराधीकरण को रोका जाएगा, पिछले 16 सालों में किसी सरकार ने इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और बल्कि इसके विपरीत सारे राजनीतिक दल एकजुट होते रहे इसको विफल करने के लिए। इस दिशा में जो भी कोई प्रयास किया जाए तो उसको विफल करने के लिए हमारी संस्था लोक प्रहरी ने वर्ष 2005 में पहली बार सबसे पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि सजा याफ्ता लोग जो हैं, जैसे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसी तरह से उनकी सदस्यता भी तत्काल समाप्त हो जानी चाहिए। और वो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय पिछले वर्ष दिया, जिसकी वजह से अब कम से कम इतना हो गया है कि कोई सजा याफ्ता व्यक्ति संसद या इस राज्य की विधानमंडल में नहीं दिखेगा। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक कदम है, और ये राजनीति के शुद्धिकरण का एक ठोस बहुत बड़ा कदम न्यायालय ने उठाया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई सरकार या राजनीतिक दलों की कोई इच्छा इस दिशा में न रही है और न संभवतः अपने आप वो आगे ऐसी कोई इच्छा दिखा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हुई कि संसद के अंदर अब अपराधी नहीं दिखेंगे, लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि इनको संसद में ही पहुंचने क्यों दिया जाए, ऐसे व्यक्ति क्यों चुने जाए? वही उसी बिंदु पर ये बात हो रही है सारी। हम लोग इसके लिए भी प्रयासरत हैं। वर्ष 2007 में सबसे पहले हमारी संस्था ने फिर एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब, जो लोग जेल में रहते हैं, जेल से रहते लोग चुनाव न लड़ सकें, तो वो याचिका एक लाइन के आदेश के द्वारा उड़ा दी गई, ये कह के कि साहब ये इसमें कोई उसमें कारण नहीं दिए गए उसको डिसमिस करने के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी यहाँ पर दूसरी संस्था ने उच्च न्यायालय में एक याचिका करी, और उसको भी हमें सफलता उसमें नहीं मिली। लेकिन असल में हुआ ये कि जब ये प्रकरण न्यायालय में, उच्च न्यायालय में यहाँ था, तो चुनाव आयोग ने हमारी याचिकाओं को देखते हुए 23 मई 2008 को ये निर्णय कर लिया था कि जो व्यक्ति 6 माह से अधिक जेल में बंद हों चुनाव की तिथि घोषणा के पहले, उनको हम ये न माने कि वो अपने निर्धारित स्थान पर रह रहे हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया जाए। अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने का जो ये निर्णय आयोग ने लिया था मई 2008 में, उसको क्रियान्वित कर दिया जाता, तो
अपने आप जो लोग जेल में थे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाते। जी। लेकिन शुक्ला साहब, हकीकत यही है कि लड़ाई अभी लंबी है और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसी कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है अगर आपके प्रोग्राम के जरिए और इस मुहिम के जरिए भी पार्टियों में ये मैसेज जाए। मेरा तो ये कहना है कि जो हम जो वोटर हैं, जो हम सिटीजन हैं हिंदुस्तान के, हमको ऐसे दागी नेता को वोट नहीं देना चाहिए। जब हम ये वोट देना बंद करेंगे तभी पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको टिकट देना बंद करेंगी, यही सच्चाई है। चलिए, अब वक्त आपके इस सीरीज में सत्यमेव जयते की जिन संस्थाओं को की लोगों ने मदद भी की और वो लोगों की मदद के साथ फिर फाउंडेशन की मदद जुड़ी, रिलायंस फाउंडेशन की मदद जुड़ी, तो वो संस्था के लोग हमारे साथ हैं। कई संस्थाओं के लोग हमारे साथ हैं। अनुसंधान ट्रस्ट से हमारे साथ लीजिए, अनुसंधान ट्रस्ट से हमारे साथ पद्मा जी हैं। पद्मा जी, चेक आप लीजिए। पद्मा जी और संगीता जी, पद्मा जी और संगीता रेगे जी हमारे साथ अनुसंधान ट्रस्ट से। ये रिलायंस फाउंडेशन का 50 लाख का चेक जी। अगले हमारे साथ जन साहस सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी से आसिफ शेख साहब हैं। जन साहस, मेरे ख्याल है जो पब्लिक का जो पैसा इकट्ठा हुआ है उनका भी चेक होगा। जी पद्मा जी आप आ जाएं। वो पब्लिक का ये अभी हमने रिलायंस फाउंडेशन का चेक दिया और पब्लिक का चेक भी बिल्कुल है। ये 6,54,885 का जी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हम आपको दे पाएं। अब जन साहस सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी से आसिफ शेख साहब और इनके लिए भी लाइए, आइए। 50 लाख का चेक रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से वो भी और ये जनता की तरफ से जो मदद जुटाई गई मत कीजिएगा, 7,70,007 रुपए जन साहस के लिए। अब हमारे साथ हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन से सिप्रा गोस्वामी जी आ रही हैं और वीना हर्ता जी। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 1 करोड़ और ये जनता की तरफ से भी 1,80,935। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। स्त्री मुक्ति संगठन से ज्योति मापसेकर जी और शारदा साठे जी हमारे साथ आ रही हैं। 50 लाख रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से स्त्री मुक्ति संगठन को। नमस्ते। और ये जनता की तरफ से भी 1,50,147 रुपए। काश्तकारी पंचायत से हमारे साथ मंगल जी और रेखा सपकल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये 50 लाख रुपए रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से काश्तकारी पंचायत को और 1,43,064 रुपए जनता का कंट्रीब्यूशन। ये बहुत बड़े चेक बना दिए। योगदान भी बहुत बड़ा है जी। अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू। प्रति तरह से आम्ही ले रहे हैं याच्यामध्ये बोललात ना मला खूप आवडलं। धन्यवाद। रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट से भीम रास्कर साहब और मालती ताई। नमस्ते। ये रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 50 लाख का चेक और जनता की तरफ से 65,871। रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट। और आखिरी जो आज हमारे साथ जुड़ रही है संस्था द कंसर्न फॉर वर्किंग चिल्ड्रन से कविता रत्ना। द कंसर्न फॉर वर्किंग चिल्ड्रन। ऑल द वेरी बेस्ट। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ये 50 लाख और 62,576 जनता का योगदान। थैंक यू।
तो अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू, तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं तो बस दो तीन चीज़ें ही कहूँगा। एक तो ये कि हर आदमी वोट डाले, ज़रूर जाए वोट डाले, और जो मैं करने वाला हूँ उस दिन मैं लोगों को बता दूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं संविधान का जो पहला पन्ना है वो मैं पढ़ूंगा, अपने आप को याद दिलाऊंगा कि हमारे पूर्वजों का क्या सपना था हमारे देश के लिए, वो उस पहले पन्ने पे लिख छोड़ गए हमारे लिए। तो उस सपने को मैं दोबारा फिर अपने आप को याद दिलाऊंगा, और फिर उस सपने को साकार करने के लिए मैं जाऊंगा वोट देने के लिए। और इसके अलावा एक ही बात कि हम ये मन में रख के चलें कि जिस दिन हम दागी उम्मीदवारों को वोट देना बंद करेंगे, तभी उनको टिकट मिलना बंद होगा। और ये हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना बंद करें, और अगर वो देती भी हैं हम उनको वोट न दें। जी, तो आमिर, ये भी बता दूं आपको कि असर अभी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तो प्रोग्राम का असर हुआ है। वही है आज की बड़ी खबर। अभी अगले बुलेटिन में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो अभी अभी मनीष सिसोदिया में दे गए, इस प्रोग्राम का असर यही हुआ जो आम आदमी पार्टी ने टिकट तक कैंसिल कर दिए हैं। आमिर जुड़े रहेंगे हमारे साथ उसी खबर पर। तो ये बड़ा असर हुआ है। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया एबीपी न्यूज के कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों पर कार्रवाई की है। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया ने इस बात का ऐलान किया। जब उनसे सवाल पूछा गया एडीआर की रिपोर्ट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 2 उम्मीदवारों पर कार्रवाई करने जा रही है। आमिर खान की मुहिम का असर हुआ है, और हमारे साथ मौजूद है आमिर खान, किशोर अजवानी के साथ मौजूद है आमिर। किशोर और आमिर, आप वहां मौजूद है शो में, असर भी हुआ है, आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों पर कार्रवाई कर दी है। जी सुमेरा, और ये शो अभी बस कुछ ही देर पहले हम बात ये कर ही रहे थे, और शो खत्म हुआ और खत्म नहीं हुआ क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ये असर हो चुका है। आमिर जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये ऐसा कदम उठाया है कि जैसे उनको पता चला कि उनके 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन आरोप हैं, और उनको लगा कि हमें इनको टिकट नहीं देना चाहिए, और ये जो मनीष जी ने ऐलान किया है हम उसका स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी ही हों जो ऐसे कदम उठा सकें, ठोस कदम उठा सकें, और हम चाहते हैं कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हों। हमने बल्कि प्रक्रिया ही ऐसी होनी चाहिए कि एडीआर की स्क्रूटनी का इंतजार ना करना पड़ेगा। ये इस मैकेनिज्म खुद पार्टियों में होना चाहिए। बिल्कुल, खुद पार्टीज में होना चाहिए, लेकिन अगर देर सही, लेकिन अगर उनको आज भी पता चला है कि 2 लोग ऐसे हैं, उनके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं, उनको उनसे टिकट वापस ले रहे हैं, और अब वो उनकी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम इस बात का स्वागत करते हैं, और यकीनन ये बहुत ही एक सही कदम है सही दिशा में। और इसका असली असर जो है आमिर, लेकिन तभी होगा जब जनता इसको सम्मान देकर अपने वोट इस हिसाब से डाले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका सही जो असर होगा जब जनता, इस देश की जनता जो है, जब वो ये तय करेगी कि हम दागी उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे, तभी इसका असली असर होगा। हालांकि पार्टियां जो कह रही हैं आमिर की सबको मिलकर, आम आदमी पार्टी की बात तो अलग रही, उन्होंने ये घोषणा भी कर दी, लेकिन फिर उन पर ये कहा जाएगा कि ये नए हैं, इनकी विनेबिलिटी नहीं थी, जब विनेबिलिटी होती तब करते, तब दिखाते। वो खैर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां बोल रही हैं कि सब मिल लें, जैसे कांग्रेस ने कहा हमारे शो पर ही कि अगर सब मिलकर तय करते हैं तो ये हो सकता है। तो आपने तो किसी का वेट नहीं किया, आपने तो घोषणा कर दी है। तो इसी तरह कांग्रेस को कौन रोक रहा है, बीजेपी को कौन रोक रहा है? वो बाकी पार्टी से क्यों सहमति लेना चाहती हैं? वो अपना निर्णय लें। मेरा ये मानना है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज हमसे कहती हैं कि हम चाहते हैं कि हम करप्शन हटाएं और हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो जब वो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो हमारे मन में शंका होती है। हम सोचते हैं कि यार ये किस तरह से देश को आगे ले जाएंगे? जब ऐसे उम्मीदवारों को ये टिकट दे रहे हैं तो ये कहाँ देश को आगे ले जाएंगे? कहाँ साफ पॉलिटिक्स आएगी? कहाँ देश से करप्शन हटेगा? कब हटेगा? जब इस किस्म के लोग जो हैं हमारे कानून बनाने के लिए बैठाए जाएंगे, जो खुद कानून को तोड़ते हैं। तो ये एक बड़ा गलत मैसेज जाता है देश को। और हमारी एक बार फिर सारे पॉलिटिकल पार्टी से अपील है कि ऐसे उम्मीदवारों को वो टिकट न दें, और अगर दे चुके हैं तो जिस तरह आम आदमी ने किया है वो टिकट वापस लें, किसी और उम्मीदवार को खड़ा करें वहां से। जब आपने ये चयन किया इस विषय का, तब आपको कितनी उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है? देखिए, हम तो हमेशा उम्मीद लेकर चलते हैं, और हमारी सबसे बड़ी उम्मीद होती है लोगों से।
हम ये जान के चलते हैं कि जो लोग हमारा शो देख रहे हैं उनके दिल पे इस बात का असर होगा, और हमें उम्मीद होती है इस देश के लोगों से कि इस देश के लोग जो हैं वो सही कदम उठाएंगे। अगर आज तक हम सब एक गलत दिशा में जा रहे थे, लेकिन अब जब हमें इस बात का इल्म हो जाएगा, जब हम पूरी तरह से इस बात को समझ लेंगे, तब हम अपने कदम मोड़ के उसको सही दिशा में ले जाएंगे। तो हम सबको, स्वाति को, सत्या को, मुझे, हम सब इस शो के साथ जुड़े हैं, हमारी उम्मीद जो है वो लोगों पर बनी है। आपने ये जो बात कही कि जब हमें इल्म हो जाएगा, ये सबसे अहम बिंदु नहीं है? लोगों को इसका इल्म होना, लोगों तक ये जानकारी पहुंचना, और लोगों तक ये जानकारी पूरी तरह से पहुंचना, सही तरीके से पहुंचना। जी हाँ, हमारी कोशिश ये रही है हमारे शो के जरिए कि हम लोगों को समझाएं कि देखिए इससे क्या क्या गलत होता है, इसके क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं जब आप एक ऐसे आदमी को चुनकर लाते हैं जो क्राइम से जुड़ा हुआ है। तो वो जो वोट दे रहा है उसको यही जानकारी नहीं है, वो एफिडेविट में होगा, लेकिन जानकारी तो होती है। देखिए आमतौर पे लोगों को पता होता है कि यार हमारा जो कैंडिडेट है वो यहाँ का नामी गुंडा है, वो तो उनको जानकारी होती है। कभी कभी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर मैं मानता हूँ कि होती है। लेकिन चलिए, अब तो आपको इल्म भी हो सकता है इसका, और आपकी ये जिम्मेदारी भी होती है, एज ए वोटर ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, कम से कम आप ये तो समझ लें कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है, उसके खिलाफ कोई केसेस तो नहीं है, और कितने सीरियस केसेस हैं। क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, कि कहीं पे आपने धरना किया तो उस पर केस हो गया, कहीं पे फार्मर्स ने एजिटेट कर लिया तो उस पर केस हो गया। हम सीरियस केसेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपके ऊपर मर्डर का आरोप है, क्राइम अगेंस्ट विमेन का आरोप है, डकैती का आरोप है, इस किस्म के संगीन जुर्मों की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम कैसे चुन सकते हैं, ये हमें सवाल अपने आप को पूछना है, और हमें लोगों से उम्मीद है कि वो सही कदम उठाएंगे। और न्याय प्रणाली का जो बिंदु है, जुडिशरी, और ये हमारे यहाँ फैसले इतनी देर से जो होते हैं जी, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, ये एक पूरा अलग ही डिस्कशन है। तो लेकिन यकीनन हम चाहेंगे कि हमारे देश में न्याय हर मुद्दे पर जल्द से जल्द हो, केसेस इतने लंबे ना चलें, इतने सालों तक ना चलें, चाहे वो ये इस मुद्दे पर हो या और कोई भी मुद्दे पर। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हम सभी मानते हैं। अगर जो जैसा कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा हमारे कार्यक्रम में, सिंघवी साहब ने, कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चुना जा चुका है और तब जब से चुना जा रहा है तब से वो केस उस पर हैं, वो आरोप उस पर हैं और फैसला नहीं आया है, तो पार्टी के लिए उसको टिकट मना करना मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूं ये बात कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सोचती हैं कि यार ये आदमी जीतने वाला है, 2-3 दफा जीत चुका है, वहां पर दबंग आदमी है, या वहां पर, और जनता उसे चुन रही है बार बार, जिस वजह से भी चुन रही है, लेकिन चुन रही है बार बार, तो उनको लगता है कि इसी को टिकट दे दो, अब इसके खिलाफ चाहे जो भी संगीन आरोप हो, हम इसी को टिकट दे देते हैं। लेकिन ये इस किस्म का फैसला हम अपनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमें भी गर्व हो हमारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। यही चीज आप अगर देखें अमेरिका में, वहाँ डेमोक्रेट्स हैं, वहाँ रिपब्लिकन्स हैं, वहां पर आप इस किस्म की चीज नहीं देखेंगे कि भैया ये डेमोक्रेट्स ने या रिपब्लिकन्स ने जो है ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया है जिसके खिलाफ मर्डर के चार्जेस हैं, जो रेप के चार्जेस हैं। ये अमेरिकन, उनको ये कभी इमोशनल ट्रॉमा नहीं होगा कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज किसको टिकट दे रही हैं भैया। तो ये हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कदम न उठाएं। हमें उम्मीद है उनसे, और हम उनके तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं, आज भी उनके तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि वो ऐसा ना करें। और ये उम्मीद की छोटी सी किरण जरूर यहाँ पर हमें दिखी, जो असर हुआ लाइव आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया से बात करते वक्त। हम उस बात का स्वागत करते हैं। जी सुमेरा। जी हाँ, तो किशोर के साथ मौजूद थे आमिर, और किस तरह का असर हुआ है, आमिर की जो मुहिम है उसका असर हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों का जो नामांकन है उसे अपनी तरफ से, उनकी जो उम्मीदवारी है उसे अपनी तरफ से खारिज कर दिया है, और जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने हालांकि इस पर कुछ नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जरूर 2 उम्मीदवारों पर कार्रवाई की है।